हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल लाइफ में वैदिक एज का पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिसमें जो फर्स्ट है वो कुल है। कुल के बाद कुला है, इसके बाद आता है आपको विष, इसके बाद आता है ग्राम, इसके बाद आता है हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल लाइफ इन वैदिक एज यानी कि वैदिक एज का जो हम राजनीतिक जीवन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो इसका राजनीतिक जीवन है उसमें कुल जो है यानी कि परिवार जो है, कुल या जिसको परिवार फैमिली बोलते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड में आता है ग्राम, ठीक है, और इसके बाद इसका हेड को कहते हैं ग्रामिनी। इसी प्रकार से फिर हम विष आता है, कई ग्राम को मिलाकर विष कहते हैं। इसके विष के हेड को बोलते हैं विषयपति, क्लियर। इसके बाद कई विषयों को मिलाकर एक जन होता है ना। और तीन जो ट्राइबल किंगडम है उसकी चर्चा है वैदिक एज में। मत्स्य है, यदुष है और पुरुष है, क्लियर। देखिए, जन शब्द का इस्तेमाल 275 बार किया गया है वैदिक एज में, ऋग्वेद में, क्लियर। ऋग्वेद में जन शब्द का इस्तेमाल, जो जन है, जन शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में आपको 275 बार किया गया है, परंतु जनपद का एक भी बार नहीं किया गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि उस समय एक मतलब आधुनिक राज्य का यानी कि जो मोनार्की है, राजतंत्र का अभी वैसा विकास नहीं हुआ था। ये क्लियर दिखता है। दरअसल ऐसा यूं हुआ कि जो अर्थव्यवस्था था वो पशुपालन की थी, है ना। तो पशु यायावरी जीवन जिसको बोलते हैं, तो इस यही कारण है कि भूमि का विशेष महत्व नहीं था। तो भूमि का विशेष जब महत्व नहीं होगा, जब भूमि का अस्तित्व उतना नहीं होगा, तो राजतंत्र कहां से विकसित होगा क्लियर। तो जीवन में भूमि विशेष का महत्व स्थापित हो गया आने वाले समय में। तो इसके कारण क्या हुआ, जनपद का उल्लेख मिलने लगा। जो लेटर वैदिक एज में आप देखेंगे तो इस एज में जीवन जो जमीन है उसका विशेष महत्व नहीं है। फिर ऋग्वेद में आपको पंचजन का कई बार उल्लेख किया गया है ना, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ब्राह्मण इत्यादि का चर्चा है। अब एक चीज दशराग युद्ध की बात इसमें किया गया है ना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। इस तीन पॉलिटिकल सिस्टम था इसका, जिसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, सभा, समिति और विदथ। सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। ये जो सभा है वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति जो है वो आम प्रतिनिधि का सभा था जो राजा का चुनाव करता था, यानी कि राजा का चुनाव जो है समिति करता था, जो आम जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होते थे, क्लियर। इसके बाद आता है विदथ। विदथ जो है वो नववधुओं का स्वागत करने वाला एक समिति था, एक संगठन था, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि जो सामाजिक कार्य होते थे वो विदथ जैसे संगठन में हुआ करता था। और विदथ जो है जब आपसी लड़ाई होती थी, चूंकि जन कबीलाई था ना, तो कबीलाई में आपस में जो लड़ाई हुआ करता था तो उसको कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए विदथ जो है वो बहुत काम करता था वो संगठन। यानी कि सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, है ना। समिति जो है आम जन की संस्था थी जिसमें राजा का चुनाव होता था। और विदथ जो है वो आपसी मामले को निपटाने के लिए, जो कबीलाई समाज था उसको आपसी मामले को निपटाने के लिए था। और इसमें क्या होता था कि नववधु जो नए शादी जोड़े होते थे उनका जो धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्य इत्यादि ये सारे विदथ में हुआ करते थे। मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से तीन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था, सभा, समिति, विदथ। सभा था श्रेष्ठ लोगों की संस्था, है ना।
समिति था वो आपको आम जन की संस्था थी, आम प्रतिनिधि का सभा था जो राजा का चुनाव करता था। अभिदत्त जो था वो आपसी मुद्दे, जो कि ट्राइब्स के आपसी मुद्दे को सॉल्व किया जाता था। इसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्य इत्यादि यहाँ हुआ करता था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगला। देखिए, कुछ प्रेजेंट डे नेम है और उसका अल्टरनेटिव जो उसका पुराना नाम है वो दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे इंडस है, इसका सिंधु नाम है ना। झेलम है, वितस्ता है, इसका नाम है। चिनाब का अस्किनी है, रावी का परुष्णी है, ब्यास का विपाशा है, सतलुज का शतुद्रु है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा का दिहांग है, सांगपो है जिसको बोलते हैं तिब्बत में। इसके बाद कृष्णा का कर्सनावेनी है। इसके बाद नर्मदा का नमादे है, ग्रीक नेम है दरअसल। लूनी का नाम है सागरमती या लवनावती जिसको बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद है बेतवा, बेतवा का नाम है वित्रवती। चंबल का नाम है चरमनवती। गंडक का नाम तो आप जानते ही हैं सदानीरा। कोसी है, कोसी का नाम है कौशिका, है ना। घाघरा का नाम है करनाली। काबुल का कुभा, स्वात का सुवातु। ये सारे नाम हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो है आप कुरु पांचाल कौशल विदे, ये जो लड़ाई हुई थी, है ना, उसकी हमने यहाँ पर दे रखा है। अब चलिए सोशल लाइफ में। सोशल लाइफ क्या कहता है? सामाजिक जीवन। इसमें क्या है ना कि 3 से 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। माता पिता भाई बहन को छोड़कर सारे संबंधियों को नेत्री कहा जाता था, है ना। माता पिता भाई और बहन को छोड़कर जितने भी सागे संबंधी होते थे उसको नप्त्री कहते थे। क्लियर। पुरुष प्रधान था, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज ग्रामास और फैमिलीज। इट्स हेडेड वाज कॉल्ड एज ग्रामपति, जिसको हमने अभी बताया ही है ना। देखो, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात हुई थी इसमें, है ना। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पॉलीगेमी था वो रॉयल फैमिली में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। वुमेन जो है इक्वल पार्टिसिपेट करती थी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। यानी कि महिलाओं को पाबंदी जिसको बोलते हैं हमारे सोसाइटी में, वो महिलाओं को पाबंदी आने वाले समय में देखने को मिला है। वैदिक सोसाइटी में ये चीजें नहीं देखने को मिला है ना। इसके बाद जैसे अपाला, विश्वरा, घोषा, है ना, लोपामुद्रा, ये सब जो है एक कवित्री थी, कवि फीमेल पोइट थी, वुमेन पोइट थी, है ना। जो वुमेन जो वो महिलाएं थी वो असेंबलीज जो था, जो जिसकी अभी हमने चर्चा किया है, सभा समिति विदत है, जैसे सभा समिति में वो लोग पार्टिसिपेट करती थी। तो ऋग्वेद सोसाइटी जो है बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी कि पुरुष प्रधान था। परंतु स्थिति खराब नहीं था। नहीं कैसे था, इसका एग्जाम्पल है। पैट्रियार्कल सोसाइटी था बेसिकली, लेकिन इस स्त्री जो थी उसकी स्थिति खराब नहीं थी, क्योंकि वहां पे नो चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों का बाल विवाह नहीं था। सती प्रथा का जो प्रचलन नहीं देखा गया है ना। सोशल डिवीजन जो है वो रिजिड नहीं था। उसके बाद आप देखें आगे चल के, क्योंकि धीरे धीरे, अच्छा एक कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो हम आपके साथ इसमें शेयर करते हैं, थोड़ा सा देखिए। ड्रेसेस कैसे थे? सिंपल ड्रेसेस थे जनरली, है ना। 3 पार्ट में बांटे जाते थे जो ड्रेस पहनते थे वो। अंडर गारमेंट को नीवी या धोती बोलते थे, है ना। गारमेंट को वसा एवं शर्ट बोलते थे, और ओवर गारमेंट को बोलते थे अधिवासा, है ना। अधिवासा, वाद अधिवासा और नीवी, है ना। इसी प्रकार से
अब 2-3 चीजें और हम बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे बहुपति और बहुपत्नी दोनों प्रकार के विवाह के उदाहरण इसमें मिलते हैं, है ना। इस काल में एक ही विवाह होते थे, लेकिन बहुविवाह जैसे मैंने कहा कि कुछ हाई लेवल के कुछ लोगों में उदाहरण मिलते हैं। जीवन भर अविवाहित लड़की, जो ऐसी महिला जो जीवन भर अविवाहित है, उसको अमाजू बोलते हैं, अमाजू, है ना। उसको हम लोग उस समय में अमाजू बोलते थे। क्लियर। इसके बाद फिर ऐसी स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण करती थी, है ना, जो शादी नहीं करती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी, उसको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। फिर उसी प्रकार से एक और है कि ऐसी महिलाएं जो अपने विवाह तक ही शिक्षा ग्रहण करती थी और उसके बाद उसकी शादी हो जाती थी, तो शादी से पहले तक जो शिक्षा ग्रहण करती थी उसको बोलते थे सद्योद्वाहा, सद्योद्वाहा। और जो आजीवन भर विदाउट मैरिज शिक्षा ग्रहण करती थी उसको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। और जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उसमें शिक्षा का प्रायोरिटी नहीं था, है ना, उसको अमाजू बोलते थे। क्लियर। अभी हमने जैसे यहां पे किया कि इसमें पॉपुलर असेंबली जो था, पॉपुलर असेंबली में कैसे समिति को छोड़कर सभा, समिति और विदत, है ना। तो सभा उच्च वर्ग का था, समिति जो है वो सामान्य उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, और विदत जो था वो ट्राइब्स के आपसी झगड़े को और जितने भी धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो उसको करने का एक संगठन हुआ करता था। तो महिलाएं जो है उस समिति को छोड़कर, समिति में यानी कि समिति को छोड़कर, मैं भी एग्जांपल देता हूं आपको, यानी महिलाएं जो है, देखिए इसमें सभा, समिति और विदत, ये 3 संस्था है। तो महिलाएं जो है वो समिति में नहीं बल्कि सभा और विदत में उनका पार्टिसिपेशन था। क्लियर। इसके बाद फिर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरफ के लोग थे। और उसके बाद जौ के सत्तू को दही में मिला के करम्ब बनाया जाता था, है ना। और वे जिस एकमात्र फसल का उत्पादन करते थे उसको यव बोलते थे, यव मतलब जौ। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइफ, क्या है इसका, इकोनॉमिक लाइफ। अब देखो आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन के बारे में, चूंकि वो यायावरी जीवन जीते थे, तो आर्थिक जीवन उनका कोई विशेष नहीं था, लेकिन गाय का महत्व बहुत ज्यादा है उस जमाने में, है ना, है ना। चूंकि वो अर्ध यायावरी जीवन जीते थे, है ना, पास्टरल या फिर कैटरल रेंगिंग के पीपल थे वो दरअसल, है ना। इसके बाद आप देखिए ऋग्वेद में जो घोड़े हैं, सॉरी, जो गाय का उल्लेख, ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख, जो हॉर्स है, हॉर्स का जो चर्चा है वो 215 यानी कि 215 बार है, लेकिन गाय का जो है 175 बार उल्लेख किया गया है। गाय की महत्व उनके जीवन में इतनी अधिक थी कि ऋग्वेद के अनेक शब्दों की जो व्युत्पत्ति है वो गौ शब्द से हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां लिख नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं। जैसे गविष्टि या गवेषणा, गाय की खोज या युद्ध बोलते थे। गवेषणा का मतलब गाय के लिए युद्ध करना, गविष्टि मतलब गाय की खोज। ठीक है। गोमत, धनी व्यक्ति को जिसके पास गाय ज्यादा हुआ करता था उसको धनाढ्य लोगों में शामिल किया जाता था। फिर उसी प्रकार से दुहित्री या दुहिता, पुत्री को कहा जाता था। जो पुत्री है, बेटियां हैं, उसको दुहित्री या दुहित्री कहा जाता था। गोहना यानी कि अतिथि, जो बाहर से आते थे, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है वो इसी ही है, गोहना बोलते थे उसको। अहन्या यानी कि गाय जिसकी हत्या नहीं की जाए उसको अहन्या बोलते थे। गाय के महत्व का पता तो पहली बार
क्योंकि गवल और गौरी कह के उसको बछड़े को जब पहली बार देखा गया तो उसको गवल या गौरी कह के पुकारा जाता था। गवल का तात्पर्य है गाय जैसा बाल वाला। गाय विनिमय का साधन भी था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में ऋषि वामदेव कहते हैं कि कौन है जो मेरे इंद्र की प्रतिमा को 10 गाय में खरीद सकता है। आप समझ रहे हैं कि एक इंद्र की प्रतिमा की कीमत 10 गाय के बराबर था। गाय की महत्व कितनी थी देखिए। उनके जीवन में कृषि का महत्व बहुत कम था। वे जिस एकमात्र फसल का उत्पादन करते थे वो यव था, जिसको जौ के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद में हल का प्रयोग नहीं मिलता है, चूंकि चर्चा नहीं मिलती है उसकी, परंतु एक शब्द लांगल की चर्चा है जिसे हल का पर्याय माना जाता है। तो इस प्रकार से उसमें देखिए ऋग्वेद में 2 धातु की चर्चा हुई है, सोना और अयस, जिसमें अयस की पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसका संबंध तांबे से तो कुछ विद्वान इसका संबंध कांस्य से करते हैं। क्लियर। लेकिन ऋग्वेद में एक शब्द है जिसको निष्क बोलते हैं, जैसे निष्क ये हुआ है ना, निष्क बोलते हैं, जो गले में पहना जाने वाला सोने का एक कीमती हार होता था। निष्क जो है यानी सोने का हार था। ये उस समय में ट्रेड का भी मतलब अदला बदली करने में बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं उसमें बहुत काम आता था। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में बुनाई से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है ना, जिसको बुनाई से संबंधित देखिए शिपिंग वाज अ इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, कॉटन एंड वूलन फैब्रिक, ठीक है। A variety of article was copper, bronze, iron made by worker। जब निष्क जो है वो सोने का हार था तो वहां पे वर्कर्स तो होंगे तभी तो हार बना है। इसके बाद कारपेंटर, जो अगर हल की बात हुई है तो हल उस समय लकड़ी का हल था, है ना। लकड़ी में लकड़ी में लोहे को पिघला के उसमें बनाया जाता था शेप में। तो उस समय में तो लकड़ी को बनाने के लिए कारपेंटर तो रहा ही होगा, है ना। नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर आ गया था क्योंकि उस समय 10वीं शताब्दी में यानी कि 1000 BC में आयरन की खोज हो गई है मिडिल गंगा एरिया में। तो उसके कारण धीरे धीरे आगे लेटर वैदिक एज में इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो प्री वैदिक एज है यानी कि पूर्व वैदिक काल है उसमें इसका विशेष कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ट्रेड में देखिए बार्टर सिस्टम है, अभी हम चर्चा किए हैं, है ना। काऊ का वैल्यू ज्यादा है, यही सब है। इसके बाद हम चलते हैं आगे रिलीजन, धार्मिक जीवन में, है ना। देखो जो धार्मिक जीवन है इनका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो वैदिक एज में 3 गॉड की ज्यादा प्रधानता थी, ठीक है। इंद्रा, अग्नि और सूर्य, है ना। नेचुरल फोर्स को वो लोग पूजा करते थे। वो प्राकृतिकवादी अवधारणा में विश्वास करते थे, है ना। इस काल के जो धार्मिक जीवन की विशेषता थी कि वो देवताओं को 3 भागों में बांटते थे। वो 3 भाग में देवता क्या थे हम आपको बताते हैं। यहां पे देखिए, जैसे गॉड ऑन अर्थ, अर्थ पर जो देवता थे जिन्हें वो मानते थे उनका नाम था अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, है ना। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति वो पृथ्वी के देवता थे। जो देवता अंतरिक्ष के थे, स्पेस के देवता जो थे, उनका नाम था इंद्र, वायु, मारुत जिसको बोलते हैं, और पर्जन्य, ठीक है। और एक था स्काई का देवता,
मतलब आकाश के देवता, है ना, या जिसको धौ बोलते थे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धौ यानी आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक समाज में धौ का संबंध किससे है, तो ऑप्शन दे सकता है उसमें पृथ्वी के देवता का, अंतरिक्ष देवता का, या फिर आकाशीय देवता का, या इस टाइप से वो ऑप्शन बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा, धौ जो था वो आकाश के देवता का से संबंध है इसका। क्लियर। जैसे सूर्य है, सन, सूर्य है, सविता है, मित्र है, उषा है, विष्णु है, वरुण है, मित्र इत्यादि जो देवता है उनका संबंध है वो आकाश के देवता से। क्लियर, ये आकाश के देवता से। अब हम चलते हैं, यहां देखिए ऋग्वेद में इंद्र का जो शब्द है, इंद्र जो है, इंद्र काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इंद्र का उल्लेख 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर। और द वॉर गॉड कहा गया है, यानी युद्ध का देवता। ठीक है, वॉरियर गॉड। क्लियर। और पुरंदर भी कहा गया है, यानी कि किलों का भंजक, जिसको बोलता है किलों को तोड़ने वाले कहकर। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा गया है, गॉड ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड वेदर। ठीक है। उन्होंने अकाल के दानव वृत्त की हत्या की है, इसलिए उन्हें वृत्तहंता भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वृत्तहंता भी कहा गया है इन्हीं को, इंद्र को। ऋग्वेद का जो दूसरा इंपॉर्टेंट देवता है उनका नाम है अग्नि। अग्नि, है ना। अग्नि देवता के बारे में चर्चा ऋग्वेद में 200 बार किया गया है, यानी कि 250 बार इंद्रा, 200 बार अग्नि। अग्नि को घर घर की देवी कहा गया है ना, जो कि व्यक्ति और ईश्वर के मध्यस्थ का कार्य करती थी। देखो, मैंने कहा अभी चर्चा हमने किया है कि आर्यंस जो पूजा करते थे वो नेचुरल फोर्स की पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजक थे, है ना, जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन, है ना, थंडर इत्यादि। तो ये सब पूजा का कारण पूरा का पूरा, मतलब वहां टेम्पल नहीं था, वहां जो चीज आभास होता था, जिसके माध्यम से उनका जीवन चलता था, उनको वो देवता मानते थे। क्लियर। अच्छा, और उन्हीं की पूजा करना पड़ता था, क्योंकि वो उनको उनकी लाइफ का आधार था। इसके बाद वरुण है, देखिए, है ना। वरुण जो है, आपको यहां देखिए, वरुण ये आपको ऋत गोपस्य इन्हें कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ऋत अर्थात नैतिक मूल्यों का रक्षक। जो वरुण है, जो हमारा प्लान एक 9 प्लैनेट है ना, जैसे शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति इत्यादि, उसमें भी ये वरुण है ना। तो वो वरुण उस समय में उन्हें नैतिक मूल्य का रक्षक कहा गया है। इनका उल्लेख सृष्टि के नियतांत के रूप में भी, यानी कि एज द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ ऑर्डर इन द यूनिवर्स, ये वरुणा है। ठीक है। इसके बाद आर्यों का जो सबसे प्रिय पेय पदार्थ था वो सोमरस था, है ना। फीमेल गॉड, मतलब महिलाएं, जो महिला देवी थी उसको भी थी, जैसे अदिति है, उषा इत्यादि है ना। जो आइडल टेम्पल नहीं था कोई, और ना ही कोई मूर्ति है उस समय में, है ना। जो पूजा की जाती थी, देखो, प्रेयर्स वेर ऑफर्ड टू गॉड्स फॉर रिवार्ड। जो पूजा की जाती थी वो रिवार्ड के लिए, यानी कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए की जाती थी। ऐसा अपेक्षा की जाती थी, मैं इंद्र की पूजा कर रहा हूं तो इंद्र मुझे क्या करेंगे, है ना, क्योंकि दानवों से बचाएंगे, है ना, वर्षा करवाएंगे तो हमारा जीवन चलेगा। अग्नि की पूजा इसलिए होती थी क्योंकि अग्नि जो घर घर की देवी थी, कि खाना पका के वो लोग खाते थे, उनका जीवन का आधार था, है ना। वरुण की पूजा होती थी क्योंकि ऋत गोपस्य अर्थात नैतिक मूल्य का रक्षक था, है ना, क्योंकि उनको
स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर इन द यूनिवर्स कहा गया है। तो इसी प्रकार से हर एक पूजा के पीछे, वर्शिप के पीछे जो है रिवार्ड एक मकसद हुआ करता था। फिर ऋग्वेद में नौवीं जो मंडल है, 9th जो मंडला है, उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, सविता देवी को समर्पित है ना। उसमें प्रार्थना की गई है कि हे हमारी बुद्धि को, ये इस मंत्र में सविता देवी से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी बुद्धि को प्रचोदित करे, यानी कि आगे बढ़ाए, ठीक है, विकसित करे, ज्ञानवर्धक है ये। दरअसल ये गायत्री मंत्र की रचना जिसकी जो है विश्वामित्र ने किया था, है ना, एलिमेंट्स। इसके बाद अब देखो, ऋग्वेद में देवताओं के मंदिर के उदाहरण तो मिलते नहीं है, अभी हमने चर्चा किए। अब यहाँ पे हमने इसके बारे में अभी चर्चा किए हैं कि अर्थ का गॉड कौन है, स्पेस का गॉड कौन है। क्लियर? चलो लेटर वैदिक में हम चलेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फिर हम ऐसी ही सीरीज आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू।